Hello students, how are you? Today we are going to continue from the book Footprints Without Feet, chapter 6 The Making of a Scientist, है ना। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि वो एक हार्मोन के ऊपर मोनाक नाम की बटरफ्लाई पर ईब्राइट जो साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें पता चला कि उन पर जो स्पॉट्स हैं वो एक्चुअली सिर्फ ब्यूटी के लिए, ऑर्नामेंट के लिए नहीं है। उनमें कोई हार्मोन है जो कि उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है ना, उनको प्यूपा से बटरफ्लाई बनाता है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने देख लिया था, अब इसके आगे देखते हैं। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं। वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और वहाँ पर उनको कुछ पता चला। क्या? व्हेन ही सॉ दोज फोटोज़, जब उन्होंने वो फोटोज़ देखे एक्सरेज के, हार्मोन के जो एक्सरे पिक्चर्स निकले थे, ईव राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। तो ईव राइट जो है वो चीखे भी नहीं, बड़े खुशी के साथ में एकदम मिल गया मिल गया। यूरेका मतलब कि कोई विक्ट्री की आवाज़ भी नहीं की उन्होंने, आई हैव गॉट इट भी नहीं बोला उन्होंने। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद द with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer of one of the biology's puzzle. बट बल्कि उनको मतलब उन्होंने ये पाया कि इंसेक्ट का हार्मोन ढूंढने से उनको उन फोटोज से, एक्सरे से एक बायोलॉजी के एक बड़े पजल का आंसर मिल गया। क्या पजल था? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। सेल जो होती है, देखिए सेल कैसी होती है, सेल होती है उसके अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स, है ना। आप लोगों ने शायद साइंस में ये पढ़ लिया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। तो इस तरीके से सेल होती है। तो जो डीएनए होता है, तो डीएनए के ब्लूप्रिंट से ये उनको चल गया कि सेल में उसको रीड कैसे करते हैं, है ना। डीएनए क्या है एक्चुअली, उन्हें ये पता चला। सो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। डीएनए वही जो मैंने आपको बताया, सेल के अंदर का एक सब्सटेंस है जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी क्या है? जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी माँ का कलर बहुत ब्राइट है, मतलब बहुत गोरी हैं, और आपके पापा का कलर थोड़ा डल है, थोड़ा मतलब काले से हैं, है ना। तो हो सकता है आपका कलर या तो काला भी हो सकता है या गोरा भी हो सकता है ना। तो अगर आपका गोरा कलर माँ से आया तो सब लोग कहेंगे ये अपनी माँ पर गया है। तो जो माँ पर गया है कहने वाली बात है ना, वो कहाँ से आई है? डीएनए से, है ना। माँ के डीएनए से वो कलर आप में आया है ना। और अगर आपका कलर डाउन है ना, थोड़े सांवले हैं, काले से हैं, तो बोलेंगे पापा जैसा है ना, क्योंकि पापा का डीएनए एक्टिव हुआ है। ठीक है, सो ये वाली बात डीएनए जो है सेल के अंदर, वो उसके बारे में पता चला। ठीक है, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। डीएनए से फंक्शन भी पता चले सेल के। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। ये भी पता चला कि डीएनए ही है जो कि लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मतलब सबसे मेन चीज़ बॉडी में क्या है? डीएनए है। मेन तो सब कुछ ही है, बट डीएनए ही पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज में रूममेट जेम्स आर रॉन्ग। उनके एक कॉलेज के रूममेट थे, कौन थे? नेम याद रखेंगे, जेम्स आर रॉन्ग। वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल टू शो हाउ इट कुड हैपन। पूरी रात वो लोग ड्राइंग करते रहे, पिक्चर्स बनाते रहे, और प्लास्टिक पर आपने देखे होंगे लैब्स में रखे रहते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर वाले प्लास्टिक के मॉडल्स रखे रहते हैं ना, बड़े बड़े से। तो वो उस तरीके के वो मॉलिक्यूल वाला प्लास्टिक मॉडल बनाते रहे कि कैसे ये होता होगा, है ना। अब तो हम देख लेते हैं तो हमें पता है ये कैसे होता होगा, जब नहीं पता था तो कितना उनके लिए हार्ड वर्क था, है ना। सो टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और बाद में उन्होंने मिलके इसके बारे में पूरी थ्योरी लिखी और उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये होता है। ठीक है, सरप्राइजिंगली नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ईवराइट, ग्रेजुएट from Harvard with highest honors, second in his class of 1510। ठीक है, तो वहाँ पर कोई उस समय उनको नहीं जानता था, जबकि रिचर्ड ब्राइट ई ब्राइट जो है वो ग्रेजुएट हुए कहाँ से? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और हाईएस्ट ऑनर्स की डिग्री उनको मिली थी। उनकी क्लास में 1510 स्टूडेंट्स में वो सेकंड आए थे, है ना। Everett went to become a graduate student researcher at Harvard Medical Student School. सॉरी, हाँ, स्कूल। इसके बाद में ईवराइट जो है वो ग्रेजुएट हुए, फिर इसके बाद में वो वहीं पर हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में रिसर्चर बन गए। देयर ही बिगिन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट दिस थ्योरी। यहाँ पर उन्होंने अपनी इस थ्योरी के लिए आगे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life.
मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ये जो इतना बड़ा थ्योरी बनाई, प्रैक्टिकल लिखा पूरा करके, तो इसको उस समय तो कुछ खास वैल्यू नहीं मिली। इसके बाद ये आगे पढ़ते रहे, फिर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर वहीं पर वो रिसर्चर बन के अपना यही वर्क कंटिन्यू करते रहे, ठीक है। और इसी थ्योरी पर उन्होंने काम किया, और अगर थ्योरी सही प्रूफ हो जाती है, जो वो कह रहे हैं कि डीएनए होता है, ये है वो है सब, तो लाइफ का प्रोसेस क्या है ये जानने के लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, है ना। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेस। और अगर हमें पता चल गया स्ट्रक्चर है क्या है, कैसा डीएनए और कैसा डीएनए कैंसर कर सकता है, जब हम एक सेल को पढ़ लेंगे तो हम कैंसर सेल को भी पढ़ लेंगे, और भी बीमारियां हम जो है सेल्स में कैसे वो ग्रो करती हम वो उसकी प्रोसेस जान लेंगे, तो हम इन सब को रोकने में भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब कुछ कैसे हो पाया, क्योंकि ई ब्राइट के अंदर एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा थी कुछ, ठीक है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स on a monarch butterfly eventually led him to his theory about cell life. उन्होंने सोचा मतलब कहाँ से उनकी छोटी सी एक बटरफ्लाई का कलेक्शन करना, वहाँ से बटरफ्लाई में मोनाक को कलेक्ट करना, मोनाक के प्यूपास में वो स्पॉट्स देखना, स्पॉट्स में हार्मोन का पता करना, हार्मोन में सेल स्ट्रक्चर देखना, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई, और इतनी बड़ी लाइफ सेल लाइफ की थ्योरी के बारे में उन्होंने इन्वेंशन मतलब उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन निकाल ली, है ना। रिचर्ड ई ब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। वो शुरू से ही साइंस में इंटरेस्टेड थे, जब से कि उन्होंने बटरफ्लाई का कलेक्शन शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। पर उनको इसमें इतना इंटरेस्ट था कि उनको बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया। एक मिनट। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम। तो क्या हुआ कि उनको मतलब दूसरी एक्चुअली था और चीज़ों में इंटरेस्ट, लेकिन वो उसमें इतना घुस गए थे बटरफ्लाइज में कि दूसरी चीज़ों को फिर वो टाइम नहीं दे पाए, ठीक है। Evatt also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoors person. तो यहाँ पर क्या और भी उनकी बहुत सारे उनमें खासियत थी या गुण थे या कैरेक्टर्स थे उनमें, क्या थे वो, एक डिबेटर, डिबेट में एक बार वो चैम्पियन बने थे, और पब्लिक स्पीकर भी थे, पब्लिक में मतलब वो बोला करते थे, और एक बहुत अच्छे गुड कैनोइस्ट, मतलब कि एक बोट होती है एक टाइप की, तो उसमें बोटिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छे, वो बोट करने में बहुत एक्सपर्ट थे। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, मतलब वो बहुत आउटडोर पर्सन, ये बाहर वाली चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट था, है ना। ही इज़ ऑल्सो एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। लेकिन मेन उनका इंटरेस्ट कहाँ था, नेचर और साइंस की पिक्चर वो लिया करते थे। यही जैसे बटरफ्लाई कलेक्शन करते होंगे तो उनकी पिक्चर्स भी लेते थे, है ना, तो फोटोग्राफर भी काफ़ी अच्छे थे वो। इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट। जब वो हाई स्कूल में थे तब तक तो वो सीधे साधे स्टूडेंट ही बस थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। तो क्योंकि लर्निंग जो है वो बड़ा मतलब सीखना बहुत आसान है ना। बस आपके अंदर सीखने का मन होना चाहिए, तो सीखना बहुत आसान है ना। मन बस हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इंटरेस्ट हो तो आपको सीखना अच्छा लगने लगेगा। सो उन ये उन्होंने किया, सीखते रहे वो, है ना। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ, वो अपनी ज़्यादातर एनर्जी डिबेट करने में, मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन्स में लगाते थे, और ये मॉडल्स वगैरह यूनाइटेड नेशन क्लब्स के लिए मॉडल्स बनाते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उनको कोई एक मिल गया जो कि उन्हें एडमायर करता था, मतलब उन्हें तारीफ़ करता था। रिचर्ड ए वेहर, ठीक है, ये नाम भी याद रखना है। ही सोशल स्टडी टीचर, उसके सोशल स्टडी के एक टीचर थे, कौन थे, रिचर्ड ए वेयर। वो उनको बहुत एडमायर करते थे, उनको मतलब शाबाशी देते थे, आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करते थे, है ना। एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और दोनों क्लब्स के उनके एडवाइज़र भी थे। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। तो तब मतलब इनका कहना है कि मिस्टर वायर जो थे उनके लिए परफेक्ट पर्सन थे, है ना। मतलब जब भी कुछ भी होता था, प्रॉब्लम होती थी, कुछ अच्छा होता था, तो अपने टीचर के पास पहुंच जाते थे वो। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, ई ब्राइट सेड। ई ब्राइट कहते हैं कि उन्होंने मेरे दिमाग को नए नए आइडियाज़ और निकालने के लिए ओपन कर दिया, ठीक है। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। और मिस्टर वेयर क्या कहते हैं,
वो कहते हैं कि रिचर्ड जो है वो हमेशा ही एक्स्ट्रा एफर्ट देता है। मतलब जैसे अगर टीचर ने थोड़ा सा गाइडेंस दिया तो रिचर्ड उसके अंदर घुस के उस बात को और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये बात मिस्टर वेयर कहते हैं। व्हाट प्लीज्ड मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest। मतलब वो कैसे इंसान थे कि अगर उनसे एक बार इन्होंने कह दिया है कि डिबेट की प्रिपरेशन करनी है तो वो रात में 3-4 घंटे बैठ के उसी की प्रिपरेशन करेंगे, उस अपने पूरा बटरफ्लाई का और भी जो भी इंटरेस्ट है उन सबको साइड में रख के डिबेट की प्रैक्टिस में लग जाएंगे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड के अंदर कॉम्पिटिशन की मतलब एक पॉजिटिव भावना बहुत थी, है ना। बस कुछ करना है, जैसे कि उन्होंने जब वो एक एग्जीबिशन में गए थे, फेयर में गए थे और उनको वो प्राइज़ नहीं मिला था तो उन्होंने अगली बार और मेहनत की थी और फिर वो उस समय प्राइज़ उस समय जीते थे वो, है ना। तो कंपटीशन की भावना होना बहुत अच्छी बात है। एक हेल्दी कंपटीशन अगर आप रखेंगे अपने फ्रेंड के साथ भी रखेंगे, हेल्दी, ये नहीं कि उसके ज़्यादा परसेंट आ गए तो बुरा मान के बैठ गए, उससे अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये भावना क्या है, आपको आगे बढ़ाती है ना। सो रिचर्ड के अंदर ये भावना बहुत थी। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, मिस्टर वेयर आगे कहते हैं बट नॉट इन अ बैड सेंस, है ना, बुरे सेंस में नहीं थी कि बस फ्रेंड से नाराज़ हो गए, बढ़ना है आगे बस, ऐसा था उनका, है ना। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड जो थे वो हमें कभी भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे कि जीतना है, बस जीतने के लिए जीतना है प्राइज, ऐसा नहीं था उनका। उनका क्या था, रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो जीतते इसलिए थे क्योंकि वो जो कुछ कर सकते हैं वो अपना बेस्ट किया करते थे। मतलब जैसे अब आपका एग्ज़ाम है तो मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगा, ये नहीं कि मेरे को उससे ज़्यादा लाने, उससे ज़्यादा लाने की टेंशन नहीं लेनी, मेरे अंदर जितनी क्षमता है मैं उतना पढ़ूंगा, उतनी कैपेसिटी लगा दूंगा पूरी। और जब आप ऐसा करोगे ईमानदारी से, बिना चीटिंग के, है ना, खुद से, बिना चीटिंग के, ना टीचर से ना पेरेंट्स से, खुद से अपने दिल से अपनी ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपको बेस्ट मिलेगा अपना। तो रिचर्ड ईवराइट का भी ऐसा ही था। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी बेस्ट, सही रीजन्स के लिए हमेशा, मतलब वो अच्छे के लिए पॉजिटिव करते थे, इसी वो हमेशा ही वो बेस्ट चाहते थे खुद के लिए। उसके लिए क्या है, खुद को ढूंढना पड़ेगा, है ना, कि आपका बेस्ट क्या है। ओके, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और यही सबसे एक ज़रूरी चीज़ है एक साइंटिस्ट बनने के लिए, जानने की, खोजने की और अच्छे से अच्छा अपना बेस्ट करने की एक जो इच्छा है ना, वो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है साइंटिस्ट बनने का। स्टार्ट विद अ फर्स्ट डेट सॉरी स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड एट क्यूरोसिटी। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या ऐड करना है, क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा। जब तक आपको फैन चलता है तो क्यों चलता है, जानने की इच्छा नहीं होगी तो उसे जानोगे कैसे। चलता है, स्विच ऑन कर देते चल जाता है, मुझे क्या, तो आप कभी नहीं जान पाओगे। उसके आगे आप क्या उसे सुधार सकते हो, कभी नहीं जान पाओगे, है ना। लेकिन जानने की इच्छा रखोगे तो आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट बनने के लिए दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और सही रीजंस के लिए जीतने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। बस दूसरे से कंपटीशन करके जल के नहीं, मैं अपना बेस्ट करूँगा, इसके लिए कंपटीशन होना चाहिए। ई ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, ई ब्राइट में ये क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। जो बुक थी, उन्होंने बुक पढ़ी, बुक से उन्होंने मोनार्क की स्टडी शुरू की और वहाँ से वो कहाँ घुस गए, साइंस की दुनिया में घुस गए, है ना। उनके लिए साइंस की दुनिया ओपन हो गई। रिचर्ड ईवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी। उन्होंने अपनी साइंटिफिक क्यूरोसिटी, जानने की इच्छा, आगे आगे करते रहने की और जानने की इच्छा को कभी ख़त्म नहीं किया, ठीक है, खोया नहीं उन्होंने कभी। ओके, सो दिस इज़ इट, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन इसके राइटर हैं, ठीक है। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो यहाँ से हार्ड वर्ड्स देखेंगे। यूरेका, puzzle, substance, heredity, determines, function, constructing, molecules, explained, surprising, researcher, ठीक है। ओके, यहाँ से देखिए, प्रिवेंटिंग, क्यूरोसिटी, इवेंचुअली, डिबेटर, कैनोइस्ट, ठीक है।
ओके, एग्जिबिट्स, एडमायर, प्लीज्ड, बिसाइड्स, कॉम्पिटिटिव, इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटीज़। ठीक है, सो दिस इज इट। यहाँ पर आपका हार्ड वर्ड्स हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अदर इंटरेस्ट बिसाइड साइंटिस्ट डिड रिचर्ड ई ब्राइट परस्यू? सेकेंड है आपका, मेंशन एनी टू ई ब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। थर्ड, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? Fourth one is the hobbies plays a very important role in one's life. Elaborate this with reference to the making of a scientist. इसके बाद में मैंने आपको 2 लॉन्ग आंसर्स दिए हैं, ठीक है, इनके थोड़े बड़े आंसर्स बनेंगे, ये आते हैं अगर तो वही 5 मार्क्स में आते हैं, आएंगे आपको, ठीक है। सो इसमें आपका फर्स्ट है, बिसाइड्स क्यूरियोसिटी अ नंबर ऑफ अदर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका, रिचर्ड ई ब्राइट डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, डू यू एग्री, एल्यूसिडेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन टेक्स्ट। ठीक है, सो ये 2 आपके लॉन्ग है और बाकी के 4 आपके शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट आंसर वाले हैं। तो इनको आपको अटेम्प्ट करना है और आपको जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय।